तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, अब हम लोग देखेंगे कि संघीय व्यवस्था कैसे अच्छा चलो इससे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो पोखरम जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है क्या, पोखरम, ठीक है। और पोखरम जो है राजस्थान में पड़ता है। देखो कह रहा है क्या समझा क्या जाना तुमने, भाई पोखरम जगह का नाम है जो राजस्थान के अंदर आता है, जहां भारत ने अपना क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। मान ले कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति विरोध होती तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी। मतलब कहने का यह हुआ कि जैसे हम लोग जानते हैं कि बिहार, मतलब कहने का राज्य के अंदर में जो कुछ होगा राज्य सरकार जानेगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो कि केंद्र सरकार को मन हुआ, राजस्थान क्या है भाई, राज्य है, भारत का ही राज्य है, तो राजस्थान में अगर केंद्र सरकार को मन हुआ कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे तो क्या राजस्थान का जो सरकार है उसको रोकेगी। मान लो कि कोई ऐसा राजस्थान का राज्य सरकार बन जाए जो हो सकता है केंद्र सरकार को रोकेगी, अगर रोकना चाहेगी तो उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार जरूर है लेकिन वो तो पूरे भारत का भी तो है ना भाई। और भारत के अंदर में क्या आता है, राजस्थान। हालांकि पीछे तो हमने दिखाया ही था कि राज्य स्तर पर भी अगर केंद्र सरकार जो भी फैसला लेना चाहे तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो परमाणु परीक्षण अगर पोखरम में करना चाहेगा केंद्र सरकार तो उसको रोका नहीं जा सकता है। राजस्थान हो चाहे कोई भी राज्य हो, जहां कुछ अगर करना चाहे केंद्र सरकार तो उसको रोका नहीं जा सकता। कि कुछ गलत करे तो बात की बात है भाई, ठीक है। जब जनता के लिए किया जा रहा है, अपनी देश के लिए काम करते हैं तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब है कि अब है समझ में हमें यह आया कि भाई भारत सरकार जो केंद्र सरकार है, भारत के अंदर किसी भी राज्य में कहीं भी कुछ भी संस्था चला सकता है, ठीक है। अच्छा मान ले कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है। मतलब सिक्किम जो राज्य है उसकी सरकार जो है अपने राज्य में एक नई मतलब स्कूल में जो है नया पुस्तक जो है सो लागू करना चाहती है। मान ले कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। मतलब समझ में आया, मतलब सिक्किम राज्य है ना, तो सिक्किम राज्य के राजा मतलब सरकार वो चाह रहा है कि भाई हम अपना राज्य में अब जो किताब चल रहा था उसको बंद कर दे, नया किताब दे। तो मान लो कि केंद्र सरकार को अगर ये बात जो है सो विषय वस्तु पसंद नहीं आए, हो सकता है ना ऐसा, तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अनुमति लेने की क्या जरूरत है? अरे जैसे अभी तुम लोगों को चेंज कर दिया है ना, 8वां 7वां वाला हिंदी एनसीईआरटी कर दिया है, वो तो है ही। अब मान अरे वो जो हिंदी वगैरह सब जो बाकी तो है ही, पूरा बुक क्या, तो तुम लोगों को जो एनसीईआरटी ही ना पढ़ा रहे हैं, पहले भी एनसीईआरटी था, अब नहीं हुआ वो चीज, पूरा एनसीईआरटी ही हुआ है। बच्चे को एनसीईआरटी ही पढ़ना जरूरी है, बार बार इस बात को हम कह रहे हैं। दूसरा बुक पढ़ो तो अलग बात है और बढ़िया बात है, दूसरा भी पढ़ो तो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बार बार हम आप लोगों को बोलते हैं कि तुम चाहे किसी सरकारी नौकरी किसी भी चीज की तैयारी करो, किसी भी चीज की तैयारी करो, तुमको एनसीईआरटी बुक फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, ये बात तय है। मान लिया अहाँ इंटर पास आउट भ जेबे, ग्रेजुएशन कर लेबे, ओई के बादो फिर मन है तो अहाँ के कि हम तैयारी करी, तो तैयारी करने के लिए फिर से तुमको 6ठा से 12वीं तक कहेगा एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं तो टीचर पढ़ात।
जो बच्चा पढ़ा रहेगा तो मान लो उसको उतना समय कम लगेगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा तो उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? कैसे पढ़ना पड़ेगा? तो ऐसे ही जैसे हम पढ़ा रहे हैं, फिर से तुमको ऐसे ही तुमको कहेगा ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ करके आओ, चीज़ों को समझ करके आओ तो ज़्यादा समझेगा। तो अगर मान लियो वही समय में जब पढ़ो तो इससे बढ़िया है, तो अभी तो मौका है भाई। क्यों? क्योंकि सरकार बहुत टीचर को भी पता है कि बच्चा केना करो है फर्स्ट डिवीजन लो यार। बात समझ में आ रहा है ना? कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन ले आया या 400 नंबर ले आया तो उसको ज्ञाने होगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा 400 नंबर ले आया तो उसको एनसीईआरटी या चाहे बढ़िया से वो पढ़ा ही होगा। कोई जरूरी नहीं है। नंबर लाने का प्रक्रिया कितना भी कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्ञान अर्जित करने का प्रक्रिया एक ही है कि तुमको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? तो वही बात है। तो देखो राज्य सरकार, देखो अभी हम लोग देखेंगे भी, हालांकि आगे है ये सब बातें, ठीक है, आगे देखेंगे भी। अब मान ले कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। अब तुमको ये लग रहा होगा कि भाई बिहार की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1912 में। और आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था भाई? 1912 में हुआ था बिहार का, 22 मार्च 1912 में, ठीक। और इसकी जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? नहीं, 1953 में, हालांकि भाषा के आधार पर बना था, ठीक है। और इसको जो है तेलुगु में मिला देने के लिए जो है ना 1956 माना जाता है, ठीक है। हालांकि 1953 में ही भाषा के आधार पर बना था आंध्र प्रदेश राज्य, लेकिन वो जो अपना था ना उसको फिर 1956 में गठित कर दिया, मिला दिया। सो कहने का मतलब तो पूछेगा कि भाषा के आधार पर बना कब था राज्य, तो 53 में ही बना था। लेकिन बोलते हैं ना कि किसी और के साथ मर्ज कर देना, तो वो काम जो है 56 में हुआ था। तो सोचो हम तुमसे क्या कह रहे हैं भाई कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बना था अपने देश में कब बना था? 1953 में। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। 1912 में ही बिहार की स्थापना हो गया था। किसी और का 50 में हो गया था, है ना, किसी और का 50 में हो गया था। तो इसका क्या मतलब है? पहले जो ये हुआ था जरूर, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं हुआ था ना। भाषा के आधार पर जितना भी राज्य की स्थापना हुआ है वह 1947 ईस्वी के बाद हुआ है, आजादी के बाद हुआ है। क्योंकि यह समस्या जो था राज्य को स्थापना करने की, किस प्रकार का समस्या बताए नहीं थे कि केंद्र एक ही सरकार चलता था ना पहले। तो जब एक ही सरकार चलता था तो क्या हुआ? केंद्र सरकार को लगा कि भाई दिक्कत हो रहा है देश को चलाने में, तब न सोचा कि हम राज्य की स्थापना करें। तो राज्य की स्थापना कैसे करें? तो कभी कहा जाति के आधार पर कर दे, कि समुदाय के आधार पर कर दे, कि भाषा के आधार पर कर दे, है ना। हालांकि सब बहुत विस्तार से 12वीं में है, ठीक है। तब जाकर के बहुत समस्या आ रहा था। भाषा डरा करके भाषा के आधार पर किया, क्योंकि कहीं मार हो जाएगा, झगड़ा लड़ाई हो जाएगा तो क्या होगा? मतलब खंडित होगा राज्य, देश, तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये बात है। तो लेकिन भाषा के आधार पर जो बना तो फिर भी दिक्कत नहीं हुआ। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? हाँ। हालांकि देखो यहां भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन क्या बोले, बिहार के अंतर में देखो, अभी आगे हम लोग देखेंगे, पूरे जो है सो 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। एक नंबर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अपने संविधान के अनुसार भारत में कितने भाषा को मान्यता दिया गया है? 22 भाषा को अनुसूचित के अनुसार जो है मान्यता दिया गया है, जिसमें से एक भाषा क्या है भाई? हिंदी जो है मुख्य है। हिंदी को कॉमन भाषा, राजभाषा घोषित किया गया है। क्या किया गया है? राजभाषा घोषित कर दिया गया है।
अब राजभाषा घोषित कर दिया, जैसे कोई भी संस्था हो, मान लो कि कुछ भी अगर सरकारी कामकाज जो होता है तो क्या होता है, हिंदी में। जैसे आपको अगर कहीं जाना है, रिपोर्ट लिखवाना है या कुछ भी करवाना है, सरकारी में कुछ भी काम करवाना है, तो तुमको मैथिली में लिख करके दे देगा, उर्दू में दे देगा, तो नहीं चलेगा, बल्कि हिंदी में देना होगा। ठीक है, बाकी देने के लिए तो मान लो कोई जान पहचान का है, वैसे भी लिख करके दे दिया, वो बात का बात है। ठीक है, लेकिन मान्यता जो है टोटल 22 भाषा को दिया गया, जिसमें से एक जो है हिंदी है मुख्य रूप से। ठीक है, तो हाँ, यहां जो अगर मान लो इन सबों में क्या हो रहा है भाई, कहीं ना कहीं नक्सलियोवाद में समस्या आ रहा है, तो केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, और केंद्र सरकार एक ऐसा अपना राय देंगे जिसको सबको मानना होगा, राज्य सरकार को, क्योंकि वो तो हुआ ना, तब तो वह हो गया। अरे मान लो कि वहां जो हम परिवार में बोले थे कि बेटा वाला, ठीक है भाई, अपने बाल बच्चा कोई भाई एगो लड़का अपना देख रहा है, ये भी अपना देख रहा है, ये भी अपना देख रहा है, ठीक है, लेकिन अभी अपने अपने में मार पीट कर लेगा, किसी बात को लेकर के विवाद कर लेगा, तो फिर दादाजी बैठल है ना, अब वो जो फैसला सुनाएंगे तो दोनों को मानना पड़ेगा भाई। बात समझ में आ रहा है? तो बस वही बात है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है ना, बारीकी से इसको समझना। भाई संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए, संघीय शासन व्यवस्था चलाने के लिए, संघीय शासन व्यवस्था होता क्या है, इस बात को तो हम लोग जान चुके हैं, लगभग ये भी जान चुके हैं कि कैसे चल रहा है। नहीं देखे हैं कैसे चलता है, उसको भी देखे हैं, लेकिन इसमें भी वही बात सब आएगा जो पीछे हम कल पढ़ाए भी थे, लेकिन और भी कुछ बात आ सकता है, जैसे देखेंगे। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए, कारगर मतलब अच्छा कामकाज कैसे करेगा, तो संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। संघीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अगर अपनी मर्जी से कोई सरकार चलाएगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो दिक्कत है। तो इसके लिए संविधान में बातें लिखी होनी चाहिए, तभी चल पाएगा भाई। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है, तो इसका कारण सिर्फ क्या है, संवैधानिक प्रावधानों का नहीं होना। क्यों, कौन, हाँ ठीक है ना, ठीक है, हो तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीतिक के चरित्र को देना होगा। देखो एगो बात तो ये कहा, क्या कहा कि संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था होना चाहिए, और केवल संवैधानिक व्यवस्था से भी नहीं काम चलेगा, लोकतांत्रिक राजनीतिक भी होनी चाहिए। मतलब क्या भाई? भाई पहला बात है कि संघीय शासन व्यवस्था वाले देश को चलाने के लिए संविधान के अनुसार चलाएगा। मतलब कहने का क्या हुआ, कोई भी सरकार बनेगा, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, मनमाना तो नहीं करने लगेगा, नहीं तो मन होगा तो मान लो कुछ कर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो संवैधानिक प्रावधान तो होना ही चाहिए, प्लस में लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब क्या कि भाई एक बार जिसको राज्य सरकार बना दिया गया, अगर 5 साल में काम नहीं करेगा तो हमको फिर मन होगा तो हम क्या करेंगे, सरकार को बदल देंगे। क्या करेंगे भाई? बदल देंगे। क्या करेंगे? सरकार को बदल देंगे। और बदलने का मतलब तो यही हुआ लोकतांत्रिक होना, क्योंकि लोकतांत्रिक का मतलब ही होता है कि हम पर जो शासन करेगा, हम जिसको चुनेंगे वही हम पर शासन करेगा। मतलब वही ना कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता पर शासन करेगी। तो दोनों का होना जरूरी, मतलब संघीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संवैधानिक संविधान का प्रावधान होना चाहिए, और दूसरा नंबर लोकतांत्रिक वाली राजनीतिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमको मन है तो हम बिहार के
राजा बन जाए। नहीं, तुमको मन है तो हमको बनाओ, नहीं मन है तो भाई नहीं बनाओ, तो दूसरे को बनाओ। बात समझ में आ रहा है? हाँ, चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की, क्या, इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। अब आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है, कि यह काम जो है किस तरह हो पाया है भाई। तो वही बात अब हम अभी जो बोले थे भाषाई के आधार पर। अब जैसे हमारा राज्य देश जो था, तो आजादी के समय में क्या था भाई, एक स्तरीय सरकार चला, जब आजाद हो गया उसके बाद भी, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य बना, तब ना द्विस्तरीय हुआ, तब ना फिर बाद में त्रिस्तरीय हुआ। त्रिस्तरीय तो 1992-93 की बात है ये, है ना? ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि भाषाई राज्य यानी भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, प्रांत मतलब राज्य, प्रांत मतलब राज्य। एक बात और तुमको बता देते हैं कि केंद्र सरकार को संघ सरकार भी कहा जाता है। कहीं एक नंबर में पूछ ले, केंद्र सरकार को क्या कहा जाता है भाई? संघ सरकार भी कहा जा सकता है। और राज्य सरकार का दूसरा नाम क्या है भाई? प्रांतीय सरकार। क्या है भाई? प्रांतीय सरकार। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, राज्य सरकार को प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार को संघ सरकार भी कहा जाता है। भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर राज्य का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। क्या थी भाई? पहली और एक कठिन परीक्षा थी। कठिन परीक्षा मतलब समझ में आया, वही जो हम नहीं बोले थे कि डेरा डेरा का केने रहे भाषा के आधार पर, कि कहीं हो सकता है। कठिन परीक्षा का मतलब क्या? भाषा के आधार पर जो राज्य बना था, तो भारत सरकार को डर हो रहा था। जिस समय में जो देश अपना आजाद हुआ था, तो प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहर। प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही तो थे ना भाई। ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? इंदिरा गांधी तीसरा नंबर पर। राजेंद्र प्रसाद रहे तो राष्ट्रपति प्रथम। उस समय पहले के रहा कि जवाहरलाल नेहरू, ओई के बाद जे आर सरदार। ठीक है, तो अब देखो यहां, हाँ, देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक के लिए पहली और एक इंदिरा गांधी की जो सरकार बना रहा है, वो तीसरा, वो सब भी देखेगा आगे जाकर के। ठीक है, अभी ये थोड़ी बहुते पढ़ लेगा, अभी ये उतना थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। अब देखो, ये तो है बना हुआ है, कैसे कैसे बना, के ना होना, दूसरा नंबर पर बना ले जहां नहीं जानबे। ठीक है, एक 13 दिन के लिए भी सरकार बने हुए थे जब क्या बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल जी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो खैर ध्यान दो इधर, मतलब भारत के अंदर में अब क्या चाह रहा था भाई? राज्य का निर्माण करे। अब राज्य का निर्माण करे तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने हुए थे, उस समय में वह विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, तो अब भाई सामने में खड़ा था चुनौती कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करे, कि समुदाय के आधार पर निर्माण करे, कि जाति के आधार पर निर्माण, मतलब किस आधार पर हम करें, कैसे करें राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्र का जो हम निर्माण करें भाई, किस आधार पर करें, कैसे करें। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा न हो गया भाई। डराने का मतलब क्या? अगर भाषा के आधार पर करेंगे तो कहीं भाषा, जैसे मान लो कि जैसे आंध्र प्रदेश पहले भाषा के आधार पर हो गया, ठीक,
तो राज्य का जो गठन भाषा के आधार पर, तो और भी भाषा तो बोलने वाला सब यहाँ रह रहा है। तो अगर वहाँ कहेगा ई भाषा बोलने वाला मतलब एक राज्य बना दो, तो क्या हो जाएगा फिर? भाषा भाषा वाला में लड़ाई झगड़ा मारा पीटी हो जाएगा। जैसे श्रीलंका वगैरह में नहीं देखे थे सिहलियो या फिर, है ना, तो सब जो है सो क्या तमिल भाषा में हुआ था ना, तो वैसे ही यहाँ हो सकता था भाई। तो डर तो था, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा था बढ़िया उससे बेटर, तो भाषा के आधार पर बनाया। कई लोग आलोचना भी किया, करो ना भाषा के आधार पर देश जो है टूटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा से, जिसमें सब तो बहुत बढ़िया से मान गया, लेकिन हैदराबाद एगो जो था बहुत छरीला खिलाया, बहुत छरीला खिलाया, सबसे ज्यादा यही, इसको मनाने में बहुत खर्चा हुआ। अब बाद में जो है सो अपने मानना पड़ा उसको, क्योंकि थोड़ी देर के लिए सबको लगते रहता है। जैसे मान लो एक बात बताते हैं कि सभी देखना कि दादाजी आज मान लिए बेटा सबके कहत कि सब आदमी मिलजुल कर रह न, तो कोनो एगो बानर नहीं भजा है ना, हम अकेले रहब नहीं समझा, हम अकेले रहब। देखो कभी भी जीवन में मिलजुल करके रहने में ही फायदा है, अकेला रहने में जो है ना बहुत ज़्यादा कठिनाई है। किसी भी समस्या को समाधान तभी कर सकते हैं जब आपका कोई सपोर्टर हो, और सपोर्टर आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आप परिवार के साथ रहें। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात है भाई। तो बाद में हैदराबाद को तो इतना मतलब उसको हो गया कि पहले बहुत छरीला खिलाया, मानिए नहीं रहा था भाई, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जब उसको पछतावा होने लगा भाई, जो क्योंकि उसको दबाव डालने लगा, कई प्रकार की प्रक्रिया करने लगा, ठीक है, तब जाकर के लास्ट में जो है सो खुद मान गया हार करके। तो एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा थी। भारत जब अपना 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू ही किया था, मतलब आज़ाद ही हुआ था और चाह रहा था। तो इससे पहले भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उस समय में मान लो तो लोकतांत्रिक क्या, वो तो देश आज़ाद ही नहीं था भाई। लेकिन जब आज़ाद हुआ तो सभी के मन में आया, अब जो बहुत सारा बात होता है ना भाई, जब अपना देश आज़ाद हो गया तो लोगों में बातचीत हुआ कि क्या करा जाए। तो भाई एक स्तर का सरकार नहीं, 2 स्तर का सरकार कम से कम बनाया जाए। दूसरी नंबर बात क्या, लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। ये भी बात फैलाया गया कि सरकार जो होनी चाहिए कैसा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। तो वही बात कि लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन की यात्रा शुरू किया था भारत ना, ठीक है। अब उस वक्त से लेकर के 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस समय अवधि, मतलब समय, इस अवधि में आए बदलाव, जो कुछ भी बदलाव आया, मतलब 47 से लेकर के 19 के समय तक में जो भी बदलाव आया, बदलाव को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बात तो सही है। अगर तुम्हें कहानी 1947 से लेकर के और अभी तक का जो अगर कहानी पता चल गया तो तुमको आश्चर्य लगेगा कि भाई उस समय में इतना समस्या था, ऐसा ऐसा परेशानी था। अभी तुम लोग तो खुशी से रहता है, बहुत आज़ादी से रहता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे तो अवधि में तो अब बदलाव देखकर एक मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य। अनेकों पुराने प्रांत का मतलब पुराना जो भी क्षेत्र था, राज्य था, गायब हो गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या हो गया भाई? गायब हो गया है। कई नए प्रांत बनाए गए हैं। अब देखो जैसे झारखंड जो भी था वो अपने में ही था, उसको भी अलग कर दिया गया। तो उस समय में बिहार बहुत ज़्यादा, बिहार समझो बहुत बढ़िया रहा है, आज से नहीं कई सालों से, कई वर्षों से बिहार में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। पहले बहुत अमीर था बिहार, अब न गरीब हो गया है। पहले था, मतलब कुछ दिन से चल रहा है, अब तो खैर विकासशील होता जा रहा है। लेकिन जैसे झारखंड अलग हो गया, तो झारखंड वाला क्षेत्र ऐसा था कि मतलब खदान था,
बहुत सारे चीज़ों का खदान था वो। तो जो क्षेत्र अच्छा रहता है ना, जैसे कि मान लो नेपाल आज तक कई देशों पर आक्रमण करके उसको जीतना चाहा, लेकिन पूछेगा एक नंबर में कि कौन ऐसा देश है विश्व में जिस पर कोई कब्जा शासन नहीं किया, कौन है? नेपाल। क्यों नहीं किया भाई? जबकि उस छोटा देश है तो क्या हो गया? जबकि अगर उसको चाहेगा तो कोई शासन कर लेगा उस समय में। अब तो थोड़ा मुश्किलों है, लेकिन उस समय में चाहता है तो कोई उसको शासन उस पर कर सकता था। तो वहां यह भी एक बात था कि वहां नेपाल में था कुछ नहीं समझा? अब मान लो कि हम जो चोरी करने के लिए जाएंगे उस घर में जिस घर में कुछ हमको मिले ही नहीं, चोरी जे करब तब भाई बढ़िया घर में करब ना, नहीं समझा? अगर किसी को जो लूटेंगे तो मतलब पैसा वाला के लूटबे ना भाई। किसी को देखा है कि कोई गरीब आदमी है उसको कुछ है नहीं है उसके घर में लूटा है? नहीं। पहले चोरबा कह करके आता था, फोन कह दे छे गाँव में कहा जाने। सब बात अहाँ सब जाने छे, ज़्यादा दिन नहीं भेल, 15-10 साल का बात है। हम लोग बच्चे थे तो सुनते थे। 10-15 साल पहले हमारा गांव में जे अमीर आदमी सब रहे छले ने, ओकरा फोन कल जाए छले, कहे छले कल आ रहे हैं आप लोगों को लूट। अति आज क्या तारीख है? 21 है। 25 तारीख को आ रहे हैं लूटने के लिए हम। और 25 के बेचारा आप 25 तक ओकरा नींदे नहीं हुई रहे छले। ठीक है, 25 के नहीं थे, 26 के नहीं थे, 27 के नहीं थे, पता नहीं बीच में कभी चले थे। ऐसा सिस्टम पहले चलता था, क्योंकि पता पहले लगा ले चले कि केकरा में छापा मारब, केकरा घर में घुसब। तो हमरा पहले अंदर से सोन खोल के घर में चला जाता था, घर में से अंदर चिल्लो चले। सब बुझे छे ना? बुझे छे ना? पहले चोर, देखो चोरी अलग चीज है आ डकैती। चोर कनी मीडियम क्लास वाला के भी, चोर मतलब 1 लाख 2 लाख से हो चोरेलक। चोरबा मतलब 10,000 15,000 से हो चोरेलक। चोर हो छे जहाँ जना 5,000 का तो रखने लूट के भाग गया ओहो। लेकिन डाका डालना मतलब बहुते संपत्ति को हड़प लेना। तो पहले कुछ आदमी जो हो छे से चोरबा जो हो छे से कथी कहे छे धान के हंडी रहे छे लोग भाग जाए छे, तो वो चोरबा भेले। वो कथी भेले? चोरबा। पहले जैसे आदमी सब धान उन सब नहीं रहता था, तो वो सब किसी को चुरा लेता था, भाग जाता, तो उसको बोलता था चोर। आज जो आता था रंगदारी करके या घर में घुस करके आज चुरा करके, मतलब उसको बंदूक गोली दिखा करके, तो उसको बोला जाता है डाकू। बात समझ में आया? हाँ, तो वो डाकुए न हुआ एक प्रकार से। हड़पना मतलब क्या हुआ? बंदूक की नोक पर लूट करके ले आना डकैत कहलाएगा। आज जे चुपके जाकर चोरा का भाग गए तो ओकरा कथी कहे? चोरवा। कथी कहे ओकरा? चोरवा। बात समझ में आयल? कि प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए, मतलब कई प्रांतों की सीमा भी बदल गए, कई प्रांत भी बदल गए और नया नया राज्य आ गया भाई। बल्कि संस्कृत भूगोल कहां गया भाई? हाँ, बल्कि नए राज्य को बनाने के लिए 1950 के दशक में, 40 से 50 के दशक बुझे छे केकरा कोई से? दशक समझो। जैसे दशक का मतलब होता है, जैसे अभी पूछेगा सदी, दशक, बोल अभी कौन सदी है? 21वीं सदी है। कौन सदी है? 21वीं सदी है। तो 21वीं सदी अभी क्यों कहा जा रहा है भाई? तो अभी 2000 कथी चले है? 25। तो देखियो जना 1900 से लौक कथी 1900 से लौक आ 2000 ईस्वी तक के जे बात के कहे है 100 साल के फासला भेले। तो 1900 से लौक 2000 तक के बीच के भेले की 19वीं सदी, सॉरी 20वीं सदी। कथी कहबे? 20वीं सदी। बात समझ में आयल? कथी कहबे एकरा? 20वीं सदी। आ देखो 2025 चले, 26 चले, 27 चले है। तो 2000 अब सोचियो तो 2000 से लेकर 2100 तक 100 पर सदी बदले है, 100 पर। तो 1900 से 2000 भेले।
तो 1900 से 2000 के कथी कहे छे 20वीं सदी। आ 2000 से 2100 के कथी कहबे 21वीं सदी। कथी कहबे आप समझ में आल बात। आ 2100 से 2200 में जे भी ईस्वी रहते ओकरा कथी कहबे 22वीं सदी। बात समझ में आल। अभी 2000 कथी चले है तो कथी कहबे एकरा देखियो अरे 21वीं ना 100मा देखियो कैमा 100 आबा वाला है 20 के बाद 21वां 100 आबा वाला है तो 21वीं सदी। 22वां 100 आबा वाला रहते तो आप बुझ गए बात। तो जना कि 2026 27 28 29 30 31 32 33 कत तक 99 यानी कि 999 सॉरी मतलब 2099 तक कैमा सदी। अब 22 मान लिया 2100 भ जेते तब आ 2101 2102 2103 ईस्वी जेते तो 2101 2 3 हेते ना तब कौन सदी चढ़ जेते 22वीं सदी। बुझ गेलिए बात। तो आब जे अहाँ के कहलक कि 1940 से लक 1950 सदी तक कहा यानी 40 अगर 1900 आ 1950 तो इस सदी भेले जैसे दूसरी सदी भेले तो दूसरी सदी के मतलब भेले कथी 1 से लौको 100 यानी 101 102 103 104। अरे जना 1 साल भेले 2 साल शुरू से मान लिया 1 साल 2 साल 3 साल तक 99 साल तक 21वीं सदी भेले ना नहीं भेले यानी 100 साल तक 21वीं सदी। 101 साल 102 साल 103 साल 200 साल 200 भेले साल तक कथी कहबे दूसरी सदी। आप बुझलिए ना बात समझ में आल। तो 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्य की सीमाएं बदली। क्या हुई भाई बदल गई मतलब 50 तक भारत के अंदर जितने भी राज्य थे तो उसकी कई सीमा क्या हो गया बदल गया। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ गए। एक भाषा के आधार पर कहा तो भाई एक भाषा बोलने वाला एक राज्य में फिर एक भाषा बोलने वाला एक राज्य में। समझा बात। तो इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का भी गठन हुआ जो भाषा के आधार पर नहीं हुआ था बल्कि भूगोल के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर संस्कृति के आधार पर हुआ था और जातीय के आधार पर। मतलब कुछ राज्य जो हुआ था भाषा के आधार पर गठित हुआ था गठन हुआ था और लेकिन पहले जो गठित किया 1947 के बाद कहा कैसे गठित करे तो भाषा के आधार पर गठित कर दिया। अब फिर जो है सो कहा गया जैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक है सिचुएशन ऐसा आ रहा था तो भाषा के आधार पर कर दिया। सिचुएशन ऐसा आया तो संस्कृति के आधार पर सिचुएशन ऐसा आ गया तो भूगोल का मतलब होता है जगह क्षेत्र। भाई पहाड़ी इलाका है क्षेत्र है तो भाई इसके अनुसार कर दो है ना। तो भूगोल के आधार पर कुछ जाति के आधार पर ठीक है कि अलग यानी विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। बात समझ में आया। अब इनमें से जो नागालैंड है उत्तराखंड है झारखंड है से राज्य शामिल है जिस सब का जो है सो क्या हुआ था भाई मतलब उसको जो है सो राज्य का गठन किया गया था। जब एक भाषा के आधार पर राज्य के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था। देखो वही बात भाषा के आधार पर जब बात आया कि राज्य का गठन करो तो कई नेता को क्या हो रहा था डर हो रहा था भाई भाषा के आधार पर करेंगे तो कहीं मारापीटी हो जाएगा अपने देश में तो और टूट जाएगा। अभी हम लोग आज़ादे हुए हैं और फिर से हो जाएगा किसी का गुलाम। क्योंकि देखो अपने परिवार में जब तक तुम अपना परिवार मजबूत रखेगा ना दूसरे को हिम्मत नहीं होगा। अब जैसे कोई 3 भाई है 4 भाई है 5 भाई है 2 भाई है तो ताकतवर है क्योंकि दूसरा आदमी लड़ने से पहले रो 5 भाई हो रो 4 भाई हो रो पहले डर हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा आदमी लड़ने से पहले डर हो जाता है कि भाई 4 भाई है 3 भाई है 2 भाई है। समझ में आ रहा है। लेकिन जब ये देखेगा कि अलग अलग है तो चल ना धक दे तोड़
तो इसलिए भाई अपने भाई भाई में, अपने परिवार में सबको क्या रखना चाहिए, अपने सब में क्या रखना चाहिए, मेल मिलाप, एकता रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना भाई भाई में रखो दोसर सबसे झगड़ा कर, कैला करो भाई केकरो से, टोलो परेशान में मिला कर रख, ने भाई। दूसरी नंबर बात, पूरा गांव को मिला करके रखो, और अच्छी बात है, पूरे राज्य को मिला करके रखो, जिला को मिला करके, देश को मिलाकर, और सुंदर बात है भाई, ठीक है। तो वही बात है ना। तो डर था कि भाई इससे देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्य का पुनर्गठन कुछ समय के लिए अब क्या किया, टाल दिया। भाषा के आधार पर कुछ कुछ राज्यों का गठन कर दिया, और उसके बाद कहा अब रुक, अब देखेंगे सिस्टम से फिर से करेंगे, नहीं समझा, है ना। अब क्या हुआ भाई, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हो गया। डर हो रहा था, सब आदमी आलोचना भी कर रहा था, भाई भाषा के आधार पर तुम बना रहा है राज्य को, देखो ना क्या होगा आगे, और मारा पीटी कटाकटोवल हो जाएगा। लेकिन नहीं, हिम्मते मर्द मददे खुदा, यानी भगवान। क्या हुआ, डर तो रहा था, डर के आधार पर तो, भाषा के आधार पर तो बना तो दिया डरते डरते, लेकिन भाषा के आधार पर बनाया तो अपने खांच में खांच बैठ गए, और ज्यादा मजबूत हो गए देश। क्या हो गया भाई, और आदमी लोग एकत्रित हो गया, एक में मिल गया, और क्या हो गया, मजबूत हो गया। भाषा के आधार पर कोई दिक्कत नहीं हुआ, बल्कि और क्या हुआ, मजबूत हो गया। अब इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया। प्रशासन मतलब जो राज्य करता था, सरकार था जिसका, उसको भी अब थोड़ा आसानी मिलने लगी भाई, ठीक है। जैसे अभी देखो, ये अभी का भारत है, ठीक है, और पहले का अगर देखेगा तो दिखाई दिए थे। तो इसमें कई राज्य था जो अभी इसमें देखो गायब हो जाएगा तुम्हारा, कई राज्य इसमें नहीं था जो इसमें आ गया है, कई राज्य इसमें था जो गायब हो गया है, कई राज्य इसमें नहीं था जो इसमें आ गया है भाई। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलो भाई आगे चलते हैं। कहां है, ज्यादा सुविधाजनक हो गया। क्या हो गया भाई, ज्यादा सुविधाजनक हो गया, ठीक है। क्या आपका गांव या शहर आजादी के बाद से एक ही प्रांत के अंतर्गत रहा है, कहते हो, अपना सबको भी हो। अरे भाई बिहार राज्य अपना सब पहले छलिए ना, आ बिहार राज्य में अभी अच्छी, तो हम कनु कतु गेली अपना सब ठीक अंतर्गत रहा है। अगर नहीं तो इससे पहले के राज्य का नाम बताए कि अहाँ के पहला राज्य की छला। अब जना मान लिया अहाँ के तो सब पीछो पर रहने छी, मगध नाम था ना, क्या नाम था पुराना नाम, मगध, ठीक है। अब मगध की स्थापना किसने किया था, तुम पता है, सब चीज पता है उसको, क्योंकि ये बात सब 8वां समय 7वां समय बात बहुत पुराना पुराना दिल है, ठीक है। तो आप अपने राज्य का नाम बताओ, अगर नहीं है तो। क्या आप 1947 के 3 राज्य के ऐसे नामों को याद कर सकते हैं जो आज बदल गया है? बिल्कुल, बहुत सारा ऐसा राज्य है भाई। ऐसे 3 ऐसे राज्य की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्य को काटकर बनाया गया। तो अपने में से तो झारखंड हो गया है ना, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मान लो कि अपना एक राज्य था मगध, बिहार एक ही राज्य था, तो उसमें से काट करके जो झारखंड को दे दिया, तो कुछ लोग बिहारी झारखंड में आ गया होगा, लेकिन अपने लोग तो यहीं का यही है। समझ में आया? भाषा नीति, क्या भाषा नीति। अब भाषा की नीति को समझेंगे हम लोग। भाषा की नीति मतलब वही नहीं बोले थे कि 22 भाषा 21 भाषा, कैसे कैसे भाषा पर क्या चर्चा चला कि भाषा। अब जो राज्य का तो गठन कर दिया,
तो कहा भाषा अब कौन कौन रह दिए, मतलब देश को चलाने के लिए कौन भाषा सब रहने दे, नहीं समझा। तो अब उसके बारे में, अब भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। अब हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं, हाँ राजभाषा को दर्जा दिया गया राजभाषा का, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा, हिंदी को राजभाषा माना गया पर सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है ये। मतलब पूरे, जैसे अपने लोगों का हिंदी, अपने लोगों का हिंदी जो है सो देखो, भारत में लगभग 40% लोगों की मातृभाषा भी है हिंदी और राजभाषा भी उसका हो गया हिंदी। ठीक है, बात समझ में। अब अपने लोगों का अब राजभाषा क्या हो गया, मातृभाषा और राजभाषा संस्कृत में नहीं पढ़े नहीं, पहला चैप्टर वो सब नहीं समझाए थे, पूरा बढ़िया से समझाए थे मातृभाषा क्या होता है। तो जैसे मान लो अपने लोगों की मातृभाषा अगर कहा जाए तो हालांकि अब हिंदी माना जाता है, लेकिन अपने लोगों का जो क्या है भाई, मैथिली, मिथिलांचल, बताए भी तो थे, पढ़ाए थे संस्कृत नदी मैथिली में जब पढ़ाए थे। तो अब मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण, भारत की मातृभाषा और राजभाषा दोनों हो गया हिंदी। जो भारत के 40% लोग जो है सो अब तो ज्यादा भी बोलने लगे हैं, है ना, इसलिए अन्य भाषा के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषा को अनुसूचित भाषा में दर्जा दिया गया, 21 भाषा को, मतलब एक हिंदी भाषा तो है ही, हिंदी भाषा के अलावा और कितनी, अब एक क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ देता है कि हिंदी भाषा को छोड़कर अनुसूचित भाषा, कितने अनुसूचित भाषा की मान्यता हुई है, तो पूछेगा ऐसे तो 21, कुल कितने भाषा को दर्जा दिया गया है तो 22। तो 2 तरीका से क्वेश्चन पूछत, याद रखब, कहेगा हिंदी के अलावा और अनुसूचित में कितने भाषा को दर्जा दिया गया है तो 21 में टिक लगाना। अब पूछेगा कुल कितनी भाषा को दर्जा दिया गया है तो 22 भाषा, या कुल कितने भाषा हैं अपने भारत में तो 22 भाषा। समझ में आया। हाँ, क्वेश्चन पूछे तो है, केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। जैसे अब क्या कंडीशन है भाई अपने सिस्टम में, जैसे मान लो सभी राज्य में, जैसे कि अपने लोगों का भाषा जो है सो क्या है, अपने लोग जो जवाब देते हैं तो 2 भाषा में जवाब देते हैं अपने लोग। मैथिली जो रखने तो मैथिली में देखिए वो अलग हो गए, उर्दू रखे हुए हैं तो भाई उर्दू में जवाब देता है बच्चा तो वो अलग बात हो गया। लेकिन अपने लोग जैसे साइंस में लिखना है, साइंस का क्वेश्चन आंसर बनाना है, मैथ का क्वेश्चन आंसर बनाना है, एसएसटी का क्वेश्चन आंसर बनाना है, तो उस सब का जवाब हम लोग किस में देते हैं, या तो इंग्लिश में देते हैं ना, या तो किस में देते हैं भाई, इंग्लिश में देते हैं, ठीक है, या तो फिर हिंदी में देते हैं। क्या देते हैं भाई, हिंदी में देते हैं। समझ में आ रहा भाई। अब इंग्लिश में देने का मतलब हुआ रोमन, और भाषा और लिपि समझे नहीं रहे, समझाए थे एक बार, भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है। हिंदी भाषा है और लिपि देवनागरी, देवनागरी, ये भी 1 नंबर में पूछ दे। इंग्लिश में जवाब देना तो मतलब तो तुम लोग जो परीक्षा देता, लेकिन 10 साल जो पहले परीक्षा होता था, 12 साल पहले जो परीक्षा होता था, 10 साल पहले जो परीक्षा, अब 6 साल 7 साल पहले जो परीक्षा होता था तो उसमें लिखना पड़ता था क्या कि भाई आहा कथी में जवाब देवे। अभी तो तुम लोगों को शायद नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन पहले लिखना पड़ता था कि रोमन में जवाब देगा कि देवनागरी में। बात समझ में आया। तो पहले जो 6 साल 7 साल पहले जो परीक्षा दिया है उस सबको लिखना पड़ता था क्या कि भाई देवनागरी लिखियो, भरल रहे चले भाषा चुनो, लिखो सामने में, किसमें जवाब देगा तो तुम लोगों को हिंदी में देना है तो देवनागरी लिखो, और जिसको इंग्लिश में देना है तो, अब जैसे तुम ही परीक्षा दे रहा है तो किसी को मन होगा तो भाई इंग्लिश में लिखेगा, किसी को मन होगा तो
अब जैसे ही तुम मान लो कि अभी जैसे कि मान लो हिंदी से अभी पढ़ रहा है, ठीक है, तो बिहार बोर्ड, अब मान लो कि 12वीं में चला जाएगा तो किसी बच्चा को मन होगा जैसे साइंस रखेगा, तो जिस बच्चा को नीट के लिए मेंस के लिए तैयार, अब तो दे दिया है व्यवस्था नीट मेंस वाला को भी हिंदी में, अब तो पूरा नीट का तैयारी करो हिंदी में, मेंस का तैयारी करो हिंदी में, अब कोई दिक्कत नहीं रहा है बच्चे को, नहीं तो पहले थोड़ा बहुत कष्ट हो गया था। समझ में आया? तो अब दोनों में जवाब दे सकते हैं भाई, अब दोनों में पढ़ाइयो होता है, सभी टीचर पढ़ाते हैं भाई, जिसको जिसमें अपना जवाब देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि हम लोग दे सकते हैं, तो अब जैसे मान लो कि गुजरात में गुजराती होगा, इंग्लिश होगा, कहीं और जगह पर जो भाषा उसका होगा वो भी होगा, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी, मतलब जैसे तुम दो, ठीक है। तो वही बात विकल्प के रूप में चुने हैं, मतलब ठीक है, उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा को परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्य की भी अपनी राज्य भाषाएं हैं, राज्य का जो अपना भाषा है भाई, अब राज्य का अपना अधिकांश काम अपनी राज्य भाषा में ही होता है। श्रीलंका ठीक उल्टा, हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, ऐसा चाह रहे थे, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेश ने मांग किया भाई कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। जैसे अब जैसे कि कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां हिंदी नहीं चलता है, तो अब जैसे चेन्नई में चलता है, तो चेन्नई में बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, और भी कई क्षेत्रों में जाता है पढ़ने के लिए, तो वहां जो है सो हिंदी नहीं चलता है, या तो तेलुगु चलेगा या तो इंग्लिश चलेगा। बात समझ में आ रहा है? या तो तेलुगु चलेगा या तो इंग्लिश चलेगा, और कहीं पर जाएगा गुजराती या कहीं और क्षेत्र में जाएगा तो कुछ कुछ हिंदी भी चलता है, बोलता है, अलग बात है, लेकिन क्लास जो चलेगा या तो इंग्लिश में चलेगा या तो फिर जहां जो क्षेत्र है जो भाषा है वो चलेगा। जैसे अपने यहां या तो इंग्लिश या तो हिंदी चलता है, तो वैसे ही अगर कहीं जगह पर जाएगा तो तेलुगु और इंग्लिश, कहीं और जाएगा तो जो भाषा रहेगा सो और इंग्लिश। तो इंग्लिश एक प्रकार से कॉमन लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो भाषा प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। जैसे अब जैसे देखो यहां तमिलनाडु, ठीक है, अब तमिलनाडु, अब केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में के प्रयोग में अनुमति देकर इस विवाद को क्या किया, सुलझा दिया मतलब कहा ठीक है, रखो भाई इंग्लिश भी रहेगा। और तो हम लोग सरकारी संस्था में कुछ भी काम करने के लिए अगर जाएंगे तो अगर जो जहां का भाषा हिंदी में देना है तो हिंदी दो और इंग्लिश में तो इंग्लिश दो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अनेकों लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। अब तुम ये मत जानना, अब तुम मत ये मत सोचो सर 22 को भाषा है तो फिर 22 को भाषा कत गए, तो वही तो बात अब समझाए। जना मान लो जैसे जिस प्रकार से मान लो जना मान लिया कि हम लोगों का क्या चल रहा भाई, इंग्लिश चल रहा है, हिंदी चल रहा है। किसी और राज्य में जाएगा तो क्या चल रहा है भाई, तेलुगु चल रहा है, इंग्लिश चल रहा था, हो गया ना, एगो हिंदी हो गया, एगो तेलुगु हो गया, फिर एगो अगर होगा तो क्या होगा, गुजराती होगा, फिर इंग्लिश होगा, तब एगो गुजराती, तेलुगु, हिंदी, इस तरह से कितना भाषा बन गया। अब समझ में आया? तभी नहीं समझ आया सर 22 भाषा हम लोग कहाँ जानते हैं, तो बोले तो सबका एगो भाषा को क्या कर दिया कॉमन, कौन, इंग्लिश, ठीक है। और अगर हिंदी में जवाब देना है तो हिंदी दो, तेलुगु में तो तेलुगु में दो। बात समझ में आया? कामकाज का भी ठीक है लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्य पर भी हिंदी को थोप सकती है। नहीं, मतलब जबरदस्ती सरकार किसी व्यक्ति पर भाषा थोपा नहीं जा सकता है, ठीक है।
अब लोग कोई और भाषा बोलते हैं, भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। नहीं तो वही हो जाता श्रीलंका में, देखा भाषा के आधार पर इक्के गो भाषा का मान्यता दिया था तो हो गया था हुरंग फुरंग। लेकिन यहाँ अपना भारत देश बहुत सुंदर देश है बाबू, बहुत सुंदर देश है, बहुत अच्छा रहा है हर एक चीज में। आज से नहीं, कई सालों से यहां से क्या नहीं होता है, यही ना होगा। अब क्या होगा भाई? तो ये तो भाषा का नीति समझ में आ गया, पूरा भाषा क्या है, तो भाषा की नीति से आप क्या समझते हैं तो बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका भी मतलब समझाएंगे कि क्यों है ऐसे खराई लोग। केंद्र और राज्य के बीच संबंध हम पीछे बताए थे तुम लोगों को। किसी भी देश को चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का संबंध अच्छा संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए, एक बात और ये भी तुम लोगों को बता देते हैं बाबू, भाषा की बात कर रहा है, जैसे कि मान लो, अब उस पर भी हालांकि चर्चा चल रहा है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा अभी हिंदी से पढ़ रहा है, आगे जाकर के इंटर में जाता है तो कोई बच्चा साइंस रखेगा, आर्ट्स रखेगा तब तो हिंदी मीडियम हो जाएगा, साइंस रखेगा तब भी हिंदी मीडियम ही पढ़ सकता है, इंग्लिश मीडियम ही पढ़ सकता है, जिसको जो मन है करो। रह गया आगे नीट, आप तो बच्चा पहले क्या करता था, पहले व्यवस्था था कि नीट का पढ़ाई चाहे मेंस का पढ़ाई केवल इंग्लिश में होगा। हाँ, तुमको बोलेगा टीचर, समझा देगा हिंदी में, या जहां तेलुगु वाला सिस्टम चल रहा है तो वहां तेलुगु में, लेकिन पूरा राइटिंग जो लिखना होगा पूरा इंग्लिश में लिखना होगा। हिंदी में टीचर उसको समझा देते थे। लेकिन अब क्या, जैसे कि आप मान लो कि अब इंटर हो गया, इंटर में दोनों, जिसको मन होगा साइंस हिंदी में रखे तो हिंदी मीडियम रखना, जिसको मन होगा इंग्लिश मीडियम से तो हम इंग्लिश मीडियम से। जैसे बहुत सीबीएसई वाला इंग्लिश मीडियम से लिखता है, अब बिहार बोर्ड वाला अपना हिंदी मीडियम से। अब तो दिक्कत, तो पहले क्या होता था, थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो जाता, लेकिन अब दिक्कत नहीं है, कुछ भी तैयारी करेगा तो पूरा हिंदी, पूरा जो आईएएस तक जो बनता है सब हिंदी में जवाब देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज है, इस पर अभी चर्चा चल रहा है, जैसे कि मान लो अभी आरके कॉलेज है, अब जैसे मान लो कि कोई बच्चा इंटर के बाद क्या होता है, इंटर में कोई बच्चा साइंस रखा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, कोई बच्चा रखा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, समझ में आ रहा, तो बायोलॉजी से रखा, अब इंटर भी पास आउट हो गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि साइंस रखा वो लड़का, लेकिन वो जाएगा इंजीनियरिंग का तैयारी करेगा, कोई जरूरी और भी कई चीजों का तैयारी अपना करेगा, तो कंपटीशन का तैयारी करे, चाहे किसी और चीज का तैयारी करे, साथ में चाहेगा अब ग्रेजुएशन करे, जिसको ग्रेजुएशन, अब देखो बीए, अगर साइंस वाला बच्चा चाहेगा तो वो कॉमर्स में चाहे आर्ट्स में कुछ में एडमिशन कोनो सब्जेक्ट में करा सकता है, लेकिन कॉमर्स वाला साइंस में नहीं जा सकता है, आर्ट्स वाला कॉमर्स में और साइंस में नहीं जा सकता है। तो अब वहां मान लो कि इसमें से कोई बच्चा रखा केमिस्ट्री, ग्रेजुएशन किया, बीए नहीं बोलते उसको, बीएससी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मान लो ग्रेजुएशन, ठीक है, तो अब ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री से चाहे फिजिक्स से, तो ग्रेजुएशन में क्या होता है कि तुमको पूरा का पूरा जवाब देना पड़ेगा इंग्लिश में, पूरा लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। लेकिन इस पर अब चर्चा चल रहा है, अब शायद आरके कॉलेज में भी ग्रेजुएशन वाले को भी कर देगा, अब हिंदी में भी जवाब दो भाई, दे सकता है, ठीक है। फिर आगे मास्टर डिग्री लेगा, उसमें भी पूरा वही में, तो एक क्वेश्चन का जवाब 6-7 पन्ना में देना पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है। तुम सोचता है कन्ना लिखते एक क्वेश्चन को हम बजलिए ना कि संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी सारी विशेषता को बतावे या कुछ इस तरह से और भी कुछ रहेगा, ये को क्वेश्चन भगल। अब एक जवाब क्या क्या पन्ना में लिखते, 6 पन्ना में, 7 पन्ना में, सोचो। और दूसरी जगह क्या लिखेगा, तो आप सुनो, जेना हमरा संघीय शासन व्यवस्था पर कहल के हम पढ़ा रहल छी, तो संघीय शासन व्यवस्था पर कहल के तो हम तो एते अहाँ के पढ़ा देली, एते बता देली कि 10 पन्ना कथी 50 पन्ना लिखा सके है, अरे नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि नहीं लिखेगा, आराम से लिखा जाएगा। तो सोचो, तो वही बात है कि जिसके अंदर जितना नॉलेज रहेगा अपने अनुसार बात, तब ना कहते रहे अहाँ और कथी जाने छे के बारे में, जना अहाँ से हम कोनो क्वेश्चन पूछ ले छी, तब क्या बोलते हैं हम,
और क्या जानता है इसके बारे में, और बोलो। तो मतलब क्या हुआ, संघीय शासन व्यवस्था के बारे में हमको पूछेगा, कहेगा तो वो रहबो करे नंबर 20 नंबर के 25 नंबर 20 नंबर तक के क्वेश्चन रहे, तब 4-5 पन्ना लिखा पड़े, 6 पन्ना लिखा पड़े है। तो उसमें क्या होगा भाई कि हम संघीय शासन व्यवस्था को जितना बढ़िया से जानते हैं, हम जितना जानते हैं उसमें लिखते जाएंगे। अब तो एगो क्वेश्चन का जवाब कोई जरूरी नहीं है कि तुमको, जैसे अब तुमको कहा जाता है कि 5 नंबर के रहते हो तो कम से कम 1 पन्ना लिखी है, और 2 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन लिख दो, हो गए। तो जो क्वेश्चन पूछा, नंबर जितना दिया है उसके औकात के हिसाब से, बात समझ में आया कि 2 नंबर का पूछा तो उसका औकात उतना ही है कि भाई 5-7 नंबर में दे दो जवाब। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो उसका औकात है कि भाई 1 से 1.5 पन्ना में जवाब दे दो, बस हो गए। समझ में आया? तो यही बात होता है, आगे सब सीख जाएगा भाई। अब केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच संबंध अच्छा होना चाहिए भाई। लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। भाई सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था, अब तुमको बोलेगा सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो 2 नंबर में रहेगा तो 4 लाइन लिख कर छोड़ देवे, 5 नंबर रहते तो ओकरे कहीं विस्तार कर देवे, अब 20 नंबर देते तो और कहीं लिख देवे, क्योंकि हमको तो ज्ञान है ही है भाई, हम जानते ही है, मतलब तुम लोग, ठीक है। संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक में कैसा रूप लेगी भाई, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहां एक ही पार्टी का केंद्र, क्या एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्य में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने स्वायत्तता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। अब उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। क्या कर देती थी? भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई और इस अवधि यानी समय में देश के अनेकों राज्य में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। क्षेत्रीय दल का मतलब हर एक क्षेत्र से नया नया दल बना, दल मतलब पार्टी बनने लगा, बहुत पार्टियों का निर्माण होने लगा भाई, ठीक है, दल बना। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। अब क्या हुआ भाई, गठबंधन की सरकार किसको बोलते हैं? अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा परीक्षा में कि गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं। गठबंधन की सरकार का मतलब होता है कि किसी भी पद को पाने के लिए सीट लिमिट रहता है। जैसे मोदी कहते रहता अब की बार 400 पार, सुना है? तो 400 पार का मतलब क्या हुआ भाई, प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा जो है सो पूरा सीट कितना है भाई, कितना है? 543। सब तो पीछे लिखाए भी है, पढ़ाए भी हैं। तो अब कहने का मतलब है कोई आदमी 400 अगर पार क्या कर देगा, 400 पार कर देगा तब तो बच जाएगा 143 सीट ना दूसरे को होगा, और उसमें कई पार्टी है, और समझो किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, ऐसे रहेगा, बंटे रहेगा। 400 पार अकेले कर दिया तो मतलब समझ रहा है, बहुत हो गया भाई। अब मतलब क्या हुआ, 543। अब किसी पार्टी को, जैसे मान लो कहीं क्षेत्र है, जैसे कोई क्षेत्र है, अब इसको पार करने के लिए हमको चाहिए जैसे मान लो 300। अब किसी व्यक्ति को टोटल सीट मान लो, अब एग्जांपल के तौर पे कोई भी हम समझाते हैं, जैसे मान लो कि 200 सीट है टोटल, कितना है? अब इसका जो मुख्य नेता बनने के लिए हमारी पार्टी को कम से कम 100 वोट नहीं, 100 एक सीट होता है, तो 100 सीट, टोटल सीट कितना है? 200 सीट का जो मुख्य आदमी बनेगा उसको पाने के लिए कम से कम 100 चाहिए। कितना चाहिए? 100। कितना? 100 चाहिए। कितना चाहिए? लेकिन मान लो कि उसको पूरा 85 गो,
किसी को पूरा 90 है गो, किसी को पूरा मान लो कि 50 गो, किसी को पूरा 40 है, मतलब कुछ भी। तो अब क्या करेगा भाई, अब क्या करेगा? अब यहां तो 200 था, खैर चलो 100 सीट चाहिए। अब मान लो कि किसी को पूरा 85 गो, किसी को पूरा 10 गो, किसी को 5 गो, किसी को 50 गो, किसी को 70 गो, किसी को 30 गो, 100-200 पूरा लाभ। अब क्या करेगा भाई? अब जब एक पार्टी को कोई पूरा बहुमत नहीं मिल पाया तो अब ये क्या करेगा भाई? अब तक की मतलब फिर सरकार नहीं बने या फिर से चुनाव करवा दिए? कहला तो 100 सीट कल के 100 सीट के नहीं पुरला तो नहीं पुरले तो फिर से वोट करवा। नहीं भाई, इतना खर्चा हो तब तो पगले हो जाएगा, नहीं होगा, फिर नहीं पुरले तब। तो अब क्या होगा कि भाई ई पार्टी की कहते भाई हमरा 85 ही है, केकरो अब गुहार लगेते भाई, कहते भाई के जकरा से मेल में कहते हमरा में अब जो ना, समझा? इसलिए नीतीश कुमार अकेला रहता ना जदयू, तो वो कभी बीजेपी को कम पड़ जाता है तो बीजेपी कहता है हम में आ जाओ, कभी कांग्रेस को कम पड़ता है तो कहता है हम में सर। अब समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है तो कभी की हुए नीतीश कुमार कभी कुदे का ओकरा में चल जाए आ कभी कुदे का एकरा में, तेला को ओकरा कहे पलटू चा, कथी कहे? हाँ, तो अब 85 सीट इसको मिला लेकिन 100 पूरा, लेकिन एकरा से दोस्ती केल के तो एकरा 50 गो छे तो अब एकरा में मिल गए, तो अब मिल गए तब एकरा केते भ गेले 135, अब भ गेले 100 पार। तो अब जो सरकार बना गठबंधन की सरकार बना। कैसा बना? कहला तो ई अकेले ने सरकार बनल के, ई गठबंधन कल के एकरा से। अब दोनों में सभी में बातचीत होगा भाई, प्रधानमंत्री एकरा दिशा से बनबिए कि अब एकरा दिशा से। कहीं ई रहती तो कहते हमरा प्रधानमंत्री बना, ई सीट वाला ई कहते हम बनेंगे, तो इसका निराकरण निकलेगा भाई, जिसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा होशियार रहेगा। आई में के 50 आदमी, आई में के पूरा 85 आदमी, 100 आदमी में बातचीत होते, जिसको प्रधानमंत्री जो होशगर रहेगा उसको बनाया दिया जाएगा उस हिसाब से। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो गठबंधन की सरकार में क्या लिखेंगे हम? जब किसी भी पद को पाने के लिए या सरकार बनाने के लिए जो बहुमत होता है वो अपना बहुमत पूरा नहीं कर पाता है, तो किसी दूसरे पार्टी के साथ मिल करके गठबंधन करके सरकार बनाता है, तो उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। बस ये बात लिखना है तो नहीं लिख देगा, आप अपने मन से आराम से लिख सकता है। गठबंधन की सरकार किसको कहते हैं? तो यही लिखना है, जब बहुमत जो होता है, जितना बहुमत चाहिए पूरा ऐसे लिखना कि जब पूरा किसी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता है तो किसी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करता है, और तब गठबंधन कर करके सरकार बनाता है, तो उसे हम गठबंधन की सरकार कहते होले। की शुरुआत का भी था। अब चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वही बात स्पष्ट पूरा बहुमत, इसलिए भाई हाँ, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बना करके सरकार बनानी पड़ी भाई। अब कई पार्टी, अब कोई जरूरी नहीं एक के आदमी से, अरे 50 ये रहते हैं, केकरो पास मान लिया कि कहते हम 50 वाला नहीं मिलब तो 5 वाला 10 वाला 2 गो 3 गो मिला कर भी कह सके, 4 गो मिला कर कह सके भाई। ठीक है, प्रवृत्ति। अब देखो हाँ, पार्टी का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी, इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार को स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अब जो है केंद्र, अब क्या होगा, लेकिन गठबंधन का जो सरकार बनाएगा तो उसको पूरा ताकत अपने हाथों में नहीं रहने देगा। इसीलिए सब पार्टी चाहता है कि हमर अकेला अपन सीट पूरा बन जाए, हम सरकार बना ली, जो मन होगा हमको अपना करेंगे।
सही से चलाएंगे। तो गठबंधन की सरकार लेकिन उतना बढ़िया से स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर पाता, मुश्किल हो गया। अब इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी क्या हो गया भाई, संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा अच्छा रहा, प्रभावी रहा। ठीक है, अब ये देखो अब क्या हुआ सो सुनो। अब एकरा जे में दौड़ रहल है से कथी भीख मांग के लेल आयल है, कथी नहीं, सुनो यहां जो हो रहा है इस सरकार बनाया है इसका। ठीक है, अब क्या हुआ सुनो, बात बता रहे हैं। गठबंधन की सरकार तो हम समझा दिए, तो गठबंधन की जो सरकार बना तो सभी को काम देगा कि नहीं देगा, सबको ताकत देगा कि नहीं देगा। तो सरकार बना है, इस सत्ता का बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है, सत्ता का क्या हो रहा है, सत्ता समझाए थे ना, ताकत का बंटवारा। यहां समझो ताकत का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब देखो तो इसका तो चित्र का मतलब समझ में आ गया। अब देखो, अब ये चित्र देखो, इस चित्र का मतलब इस चित्र का मतलब यह हुआ कि यहां जो सरकार बना है गठबंधन की सरकार बना है। गठबंधन की सरकार का मतलब क्या हुआ, ये जो प्रधानमंत्री बनले ना बीजेपी अकेले नहीं बनल है, बल्कि देखियो या अहाँ सबके बुझाए तो देखो छाप, साइकिल छाप और कोनो छाप सब है ना, अरे है ना, मतलब कई पार्टी के मिल करके सरकार बनाया है। अगर इनमें से कोनो पार्टी निकल गए तो ये बाबा गिर जेते, सरकार गिर जेते। रे बात समझ में आया, देखियो ना कोनो एगो निकाल ले दियो गुरेक जेते सीधा, रे समझ में आया, सीधा उंगरा जेते। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो भाई कि 100 सीट चाहिए पूरा सरकार बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अब किसी को मिला मान लो 50, किसी को मिला 40, किसी को मिला 70, किसी को मिला 10, ऐसे करके। अब मान लो ये सब मिल करके सरकार बनाया है, या मान लेते हैं कि इसको 30 रहने दो, 40 है 5 रहने दो। अब सब मिल करके, अभी भी कम पड़ गया चाहे जो भी, अब ठीक है, अब सब मिल करके दुइयों को मिलेते तैयो नहीं 100 पुड़ते, दुइयों को मिलेते तैयो नहीं 100 पुड़ते, ई दोनों मिलेते तैयो नहीं, ई दोनों मिलेते तैयो नहीं, तो 3 गो 4 गो मिला कर बेर बनवा पड़े। तो 3 गो 4 गो मिला करके जो सरकार बना, तो अब बैठ गए सरकार। अब मान लो इनमें से कोनो एको आदमी छड़ीला खेला कर निकल जेते तो ई गुरे गेले, एक सरकार टूट जेते। तब समझ में आया। तो इस बीच में जो हुआ है, क्या हुआ है, इस बीच में तो वही ना डर था, तैं लकने बीजेपी कहे छले नीतीश कुमार के हमरा में आबो। नीतीश कुमार बहुत तेज है, अरे इंजीनियरिंग पढ़ाई किया ना भाई, बूढ़ जरूर है लेकिन तेज है। तो ऐसा बात था भाई। ठीक है, तो गठबंधन की सरकार मतलब समझ में आ गया। समझो अब खत्म होने वाला एक टॉपिक थोड़ा सा। अब देखो भाषा के आधार पर जो बात दिया गया, भारत की अनुसूचित भाषा, देखो असमिया में जैसे कि देखो 40 भाषा हम बोले थे ना, 40 से कुछ ज्यादा हो गया होगा, 40% पूरा। देखो यहाँ हिंदी 43% बोले थे ना, 40 से भी कुछ ज्यादा हो गया अब। ठीक है,